हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे कि अपने बालों पे जो है ना तेल लगाओ कि बाल को मजबूत भी करता है और घने भी करता है। इशू ये है हम उसको ना गलत यूज़ कर रहे हैं। कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है, देसी घी भी बालों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन करें हेयर वॉश होने के बाद। प्याज का पानी लगाओ तो ऐसे बाल जो है ना वो आपके सर फाड़ के बाहर निकल आते हैं, ऐसा होता है। अगर ऐसा होता तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ही क्या थी। जब भी कभी आपने फेशियल करवाना तो क्या नहीं करना। मैं खुद भी ऐसी प्रैक्टिस करती हूँ कि मैं पेशेंट के सामने खोल, उसे पता हो, उसे दिखाओ कि ये मैं लगाने जा रही हूँ। सनस्क्रीन वगैरह इसके बारे में लोगों को इतनी तो नॉलेज नहीं होती है। कहते हैं ना सन ब्लॉक लगाने के बाद हम डल लगना शुरू हो जाते हैं, काला लगना शुरू हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है सन ब्लॉक स्किन पे जाके, तो वो टाइम होता है कि अब फेस वॉश करके दोबारा लगाएं। एक्सोसोम ट्रीटमेंट इस वक्त बहुत महंगा भी है। कोई और ऐसे हल हैं, कोई ऐसी अद्वियात हैं? बिल्कुल है, मिनॉक्सिडिल टैबलेट्स में भी आ गई है काफ़ी अरसे से अब तो, लेकिन वही बात है कि उसे आप हर पेशेंट को यूज़ नहीं करा सकते। इतनी जल्दी हेयरलाइन डिप्लीट क्यों होती है लोगों में? हमारे यहाँ जो स्पेशली न्यू जनरेशन है उनका लाइफस्टाइल, देर से सोना और देर से उठना। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ 89 स्पेशल। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सादी अनवर। ये डर्माटोलॉजिस्ट हैं और एस्थेटिक फिजिशियन हैं। गर्मियों के आते ही जो सबसे ज़्यादा कॉमन मसला होता है वो हमारे होते हैं कील मुहासे, धब्बे और छाइयाँ और सीबम का बनना। और आजकल मर्दों के अंदर जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो उनकी हेयर लाइन का डिप्लीट होना। विदाउट एक्सटेंडिंग माई इंट्रो हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि हमारी गेस्ट माशाल्लाह ऐसी हैं कि उनके मशरूम जमा साहब कर लिया ओके। अब हमारे गेस्ट ऐसी हैं कि उनके मशवरों से बहुत सारे उनके मशवरों से और उनके प्रोसीजर से बहुत सारे लोग जो हैं फ़ायदा हासिल किया है। सो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहिबा, सबसे अहम मसला तमाम मर्दों का, बल्कि आजकल यूथ में भी बहुत ज़्यादा हेयर लाइन डिप्लीशन, इवन मेरी भी बहुत ज़्यादा हेयर लाइन डिप्लीट है। इसके फैक्टर्स क्या हैं कि इतनी जल्दी हेयर लाइन डिप्लीट क्यों होती है लोगों में? सबसे इम्पॉर्टेंट तो मैं ये कहूँगी भाई कि हमारे यहाँ जो स्पेशली न्यू जनरेशन है उनका लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। देर से उठना, देर से सोना और देर से उठना, जो स्लीप पैटर्न है ये बहुत मैटर करता है हमारे हार्मोन्स बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए। जब हम देर से सोते हैं, जैसे कि मैं पहले भी बहुत जगह बता चुकी हूँ कि 9-10 के दरमियान एक टाइम आता है जब हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, हम थोड़े से डाउन होते हैं, वो एक्चुअल नींद का टाइम होता है रात 9-10 बजे के दिन। और मतलब बॉडी नेचुरली मेलेटोनिन जो कि नींद के लिए है वो रिलीज़ करता है। जैसे ही हम वो गुजार देते हैं, फिर बॉडी क्या करता है, उसे लगता है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, तो वो कॉर्टिसोल रिलीज़ कर देता है, दैट इज़ अ स्ट्रेस हार्मोन। फिर हम देखें कि रात को ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्रेविंग भी ज़्यादा होती है, स्ट्रेस भी उन लोगों में ज़्यादा होता है। फिर आप ये देखें कि आजकल हम लोगों की डाइट बिल्कुल, जब डेफिनेटली हम सो ही नहीं टाइम पे रहे तो हम डाइट कैसे टाइम पे लेंगे, और हेल्दी नहीं है, जंक फूड का यूज़ बहुत, ठीक है, स्ट्रेस बहुत है, बिला वजह की कंपटीशंस हैं टू बी ऑनेस्ट। तो उसमें क्या हो रहा है कि हार्मोन्स सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप देखें कि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, बहुत यंग बच्चे जिन्हें मैं स्पेशली ई कॉमर्स से जो लोग हैं कि उनके तो बहुत ही कॉमन है, ठीक है। वजह क्या है कि टाइम उन्होंने दूसरे मुल्कों के साथ मैच करना है, लेकिन मैं उन्हें हमेशा एडवाइस करती हूँ कि ये कोशिश ज़रूर करें एटलीस्ट ना, कि चले वो नहीं तो बाकी चीज़ें तो मेंटेन करें ना। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो डेफिनेटली हेयर फॉल होता है, विटामिन डी डेफिशिएंसी। क्या नैप से फ़ायदा हो सकता है कि थोड़ी सी स्लीपिंग नैप ले लें और फिर नहीं, 8 आवर्स एटलीस्ट जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि जब हम 5 घंटे सोते हैं तो हमारा ब्रेन जो है ना वो एक्स्ट्रा चीज़ें डिलीट करता है और रेगुलेट करता है नॉर्मल, मतलब बॉडी को मैसेज आता है कि अब आप अपनी हार्मोनल एक्टिविटी करें, केमिकल एक्टिविटी करें। तो जब हम सोते ही नहीं, आप देखें ना कि मैं बहुत सारे लोगों से पूछती हूँ नींद कैसी है, जिनमें हेयर फॉल का इशू है, पिगमेंटेशन का इशू है, नींद बस ठीक है, गहरी नींद नहीं होगी, ठीक है, बार बार मतलब उन्हें पता चल रहा होगा इर्द गिर्द क्या हो रहा है, जैसे हम कहते हैं कि एक्टिव होता है उनका ब्रेन नींद में भी। सो के उठेंगे थका हुआ फील कर रहे होंगे, ठीक है। और फीमेल्स में ये है कि रात को सो रही हैं तो टांगें दुख रही हैं, अच्छा लेथार्जिक, हाँ बहुत ज़्यादा ड्रेन रहते हैं, स्ट्रेस रहते, इरिटेटेड बिहेवियर होगा बहुत ज़्यादा। ये सारी चीज़ें फीमेल्स में, मेल में भी। मैंने अब तो प्रॉपर मैं तो टेस्ट कराती हूँ, तो सीरम फेरेटिन भी कम आ रहा है, आयरन कम डिपॉजिट हो रहा है, और विटामिन डी तो हम सभी डेफिशिएंट है, क्योंकि वो अब दौर ही चला गया कि हम सर्दियों में भी धूप में बैठे,
अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हमारी ना एक बहुत पुरानी, ये मैं इसको मिथ कहता हूँ लेकिन आप साइंटिफिकली बता सकते हैं मिथ है या रियलिटी है। हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे कि अपने बालों पे जो है ना तेल लगाओ खूब, और वो जो है आपके बाल को मजबूत भी करता है और घने भी करता है। जितना मैंने साइंटिफिकली पढ़ा है, हमारा जो स्कैल्प है वो खुद ही तेल जो है प्रोड्यूस भी करता है और सिक्रीट भी करता है, और तेल लगाने से नुकसान होता है, ऐसा मैंने पढ़ा है। क्या ये साइंटिफिकली ठीक है या गलत है? उसके पीछे इशू ये है, हम उसको ना गलत यूज़ कर रहे हैं। पुराने ऑयलिंग लोग कर सकते हैं बालों को? ऑयलिंग कर ले, बिल्कुल करें। खालिस अपने जो ऑर्गेनिक ऑयल्स हैं, लाइक सरसों का ऑयल, कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है, देसी घी भी बालों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन करें हेयर वॉश होने के बाद। आप देखें पुराने लोग जो थे ना, वो, मैं अपने फादर की बात करती हूँ कि वो नहाने के बाद, शावर लेने के बाद हल्का हल्का बॉडी पे ऑयल लगा लेते थे, बालों में ऑयल लगा लेते थे, तो उनके ग्रे हेयर्स भी बहुत लेट हुए। ठीक है, हम क्या करते हैं कि नहाने जाना है, पहले ऑयल लगा लो, पहले ही उसमें इतना ज़्यादा सीबम और वो सारी चीज़ें, डैंड्रफ, मतलब इम्प्योरिटीज़ इकट्ठी हुई होती हैं, उसके ऊपर से हम ऑयल लगा देते हैं। वो क्या करते हैं, पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं। और होता क्या है, जब हम ऑयलिंग कराते थे, अम्मियाँ वो जो मसाज करती थी स्पेशली, उससे क्या होता था, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती थी, तो बाल हेल्दी होते थे, और जो ऑयल है वो ऑलमोस्ट नरिश भी कर देता था। तो ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती थी। यानी ये मिथ नहीं है अगर आप नहाने के बाद ऑयल यूज़ करें। हाँ। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो ऑयल यूज़ करके कहीं जा नहीं सकते, यानी कि ऑफिस नहीं जा सकते उस तरह से, इसलिए वो पहले लगाते हैं और फिर नहाने जाते हैं। तो अगर आपने नहा के ऑयलिंग की तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा फिर वॉश करने का। अब तो बहुत सारे ऑयल आ गए हैं ऐसे जिनका पता ही नहीं लगता, वो स्मेल भी नहीं है उनमें। स्मेल भी नहीं। अच्छा, अब वही दोबारा हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ये जो आपकी हेयर लाइन, वंस के जब आपके ये जो हेयर ऑयल, ये जो हेयर है, ये लाइन डिप्लीट होती है, तो क्या आपके बाल वैसे ऑर्गेनिकली वापस आ सकते हैं? जी, आ जाते हैं। उसमें वही बात है कि डॉक्टर भी अपनी एफर्ट करता है। अब बहुत सारे लेटेस्ट प्रोसीजर्स आ गए हैं और बहुत हाइप भी है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं, स्पेशली एक्सोसोम्स के। एक्सोसोम से बाल वैसे ही आ जाते हैं? बहुत अच्छे रीग्रो हो जाते हैं बाल बहुत सारे पेशेंट्स में। और जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं, तो इंटरनेशनली तो आफ्टर 40 जो है वो इंडिकेशन है हेयर ट्रांसप्लांट की। यहाँ पे तो 19 साल के बच्चों के मैंने होते देखा है। तो आप देखें और थोड़ा सा होमवर्क कर लें अपने जो बॉडी के मल्टीविटामिन्स हैं, आपका B12 कैसा है, विटामिन D कैसा है, फेरेटिन कैसा है, थायराइड कैसा है, ये थोड़ा सा होमवर्क कर लें, उसके बाद आप प्रोसीजर की तरफ जाएं। और अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट की, जैसे हमने बात करी लिया स्टार्ट, तो उसकी तरफ जा भी रहे हैं, तो पहले मैं कहती हूँ कि 1-2 सिटिंग्स आप PRGF की ज़रूर लें, या आम लफ्ज़ों में PRP कहते हैं। क्योंकि आप देखें कि उससे होता क्या है, उससे ब्लड सर्कुलेशन जो है स्कल की स्किन को अच्छी हो जाती है। अगर हमारी सर्कुलेशन पहले ही अच्छी हो तो बाल गिरे ही क्यों? यानी अगर फसल बोनी है तो पहले ज़मीन तो तैयार करें। जब ब्लड सर्कुलेट ही नहीं होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो सीधा ये सर्जिकल इंसिजन की तरफ चले जाते हैं, वो ग्राफ्टिंग अपनी करा लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको उस तरह के रिजल्ट नहीं मिलते। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें एक तो बहुत कम डॉक्टर्स हैं जो खुद करते हैं, टेक्नीशियंस ज़्यादातर करते हैं, और दूसरी बात ये कि होमवर्क नहीं है। आप पूछेंगे से उन्होंने कराया होगा, CBC करा लिया, हेपेटाइटिस करा लिया, एड्स करा लिया, LFTs करा लिया, दैट्स इट, या डायबिटीज़ का टेस्ट करा लिया, ठीक है। बाकी जो ओरिजिनल होमवर्क है जिसकी वजह से बाल गिरते हैं वो है ही नहीं है। दैट इज केराटिन, दैट इज़ विटामिन B12 और विटामिन D3, सीरम फेरेटिन, जैसे कि मैंने पहले बताया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़, मतलब ये हकीम और बड़े टोटके पे कहते हैं कि जी वो प्याज का पानी लगाओ तो ऐसे बाल जो है ना वो आपके सर फाड़ के बाहर निकल आते हैं, ऐसा होता है? मैं इसके बारे में वैसे इतना ओपनली ओपिनियन नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ही क्या थी, या एक्सोसोम्स पे लोग इतना इन्वेस्ट क्यों करते हैं? अच्छा मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि ये जो फेशियल खासकर करवाते हैं और उसमें फिर वो स्टेरॉइड्स, मैं जिस वक्त अपना वो मतलब ग्रूमिंग का वो करवाने गया था फेशियल, तो मैंने उसको ये बात कही थी कि यार ये स्टेरॉइड यूज़ नहीं करने, बट उसने पता नहीं वो कौन सी 2-3 विटामिन की वो एम्प्यूल डाली, तो मुझे लगा कि कोई ऐसी वैसी चीज़ है, स्टेरॉइड वगैरह यूज़ कर रहा है। बहुत सारे लोगों को नहीं ये पता होता, बहुत सारे ऐसे शरीफ लोग होते हैं जो इस पर अपनी स्किन और रूटीन के बारे में सर्च नहीं करते, तो वो मतलब ऐसे ही जितने भी बार्बर्स हैं वो कर लेते हैं। सो एटलीस्ट हम कम से कम काइंड ऑफ एक अवेयरनेस तो क्रिएट करें कि जब भी कभी आपने फेशियल करवाना तो क्या नहीं करना।
उन्हें पूछें कि अब तो मतलब लोगों में बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ कि अवेयरनेस आ गई है कि आप पूछें भी कौन सी क्रीम लगा रहे हो। जैसे मैं कहती हूँ किसी डॉक्टर पे जाएं तो अगर आप एनाडॉल भी खा रहे हैं तो उससे लिखवाएं कि क्या डोजेज है, कब, क्यों, मतलब डायग्नोसिस क्या है और डोजेज क्या है। तो ये आपकी हिस्ट्री होती है। इसी तरह आप अपने फेस पे चीज़ें अप्लाई करा रहे हैं या अपनी स्किन पे या बालों में लगवा रहे हैं, तो मैं, बहुत सारे डॉक्टर्स भी इसमें हैं कि मैं ख़ुद भी ऐसी प्रैक्टिस करती हूँ कि मैं पेशेंट के सामने खोलती हूँ, उसे पता हो, उसे दिखाओ कि ये मैं लगाने जा रही हूँ। अच्छा मैम, क्रीमों के बारे में, अबाउट द क्रीम्स वगैरह, ये जो सनस्क्रीन वगैरह है, इसके बारे में लोगों को इतनी तो नॉलेज नहीं होती कि कौन सी उनकी स्किन के मुताबिक कौन सा SPF उनको सूट करता है। सो ये इसकी अवेयरनेस कैसे पता चलती है? जो लोग घर में रहते हैं, हाउसवाइफ्स हैं या इंडोर रहती हैं, वो SPF 30+ यूज़ कर लें। जो आउटडोर हैं, जिन्होंने ज़्यादा आउटडोर काम करना है या गैजेट्स के साथ सामने ज़्यादा रहना है, तो वो कोशिश करें कि 60+ SPF उनका हो। और जितना उनका इंटरेक्शन सनलाइट से ज़्यादा है, लाइट से ज़्यादा है, उतना मतलब 2 से 3 घंटे बाद, वो कहते हैं ना सन ब्लॉक लगाने के बाद हम डल लगना शुरू हो जाते हैं, काला लगना शुरू हो जाते हैं, वो बेसिकली क्या होता है कि वो ब्रेक डाउन हो जाता है सन ब्लॉक स्किन पे जाके। तो वो टाइम होता है कि अब फेस वॉश करके दोबारा लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, सबसे बड़ी बात अभी ये स्क्रीन वाली बात ही है, तो जो एंकर्स होती हैं और ज़्यादातर जो टीवी से मुंसलिक हैं, वो उनका एक तकरीबन 6-8 घंटे मेकअप रहता है। देन अब बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि उनको जो है वो मार्क्स यानी कि धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं चेहरे पे, स्किन जल जाती है। सो उसके लिए, क्योंकि मेरा ख्याल है हर जगह तो एक कस्टमाइज किस्म का मेकअप होता है जो चैनल की तरफ से होता है जी, उनका, वो शायद प्रीमियम तो होता नहीं है, तो वो उनके लिए क्या है कि वो क्या करें? उनके लिए ये है कि वो जब मेकअप जो है वो वाइप ऑफ करें तो अच्छी क्वालिटी का क्लिनज़र यूज़ करें। ठीक है, उसके बाद स्किन को अच्छी तरह क्लीन करके और हाइड्रेट रखें। और रूटीन में मैं ये कहती हूँ कि जैसे हम कहते हैं ना AM रूटीन और PM रूटीन, कभी कभी रात को सोते हुए स्पेशली स्किन पे कुछ भी ना लगाएं, दैट इज़ कॉल्ड स्किन फास्टिंग। नेचुरली उसको अपना काम करने दें, बैरियर रिपेयर कर, कभी कभी आपको बीच में वक्फा भी देना चाहिए। वैसे तो केयर करना बहुत अच्छी बात है, स्पेशली इस दौर में, क्योंकि अब लाइफ बहुत ही तेज़ हो गई है और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन ये है कि स्किन फास्टिंग मुझे लगता है कि बहुत रिपेयर करती है। अच्छा मैम, ये जो पिंपल्स ज़्यादातर निकलते हैं ख़वातीन को, इनकी बेसिक वजह क्या होती है? उनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन, या ये किसी इंडिकेशन, ये किसी चीज़ की इंडिकेशन होती है कि आपके इंटरनली आपके जो मेटाबॉलिज्म है ये ठीक नहीं है? या गट हेल्थ के बारे में भी बहुत कहते हैं, अगर आपकी ख़राब हो तो आपको पिंपल्स, ओबीस लोगों के साथ बड़ा मसला होता है। तो आपके ख्याल में क्या क्या इंडिकेशन है, अगर आपको पिंपल्स निकल रहे हैं तो वो किस चीज़ की इंडिकेशन है? आमतौर पे ना एक ट्रीटमेंट दे दिया जाता है, मैं नाम कोट नहीं करूँगी, तो मतलब पेशेंट आया, उसे ये कैप्सूल्स दे दिए जाते हैं कि 3 महीने खाओ, स्किन ड्राई होगी, एक्ने ठीक हो जाएगा, और उसके एपिसोड्स रिपीट भी किए जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि स्पेशली जो हमारी फीमेल्स हैं, इन फीमेल्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या सिंड्रोम या ओबेसिटी कह लें, अब इसको ओबेसिटी रिलेटेड सिंड्रोम के साथ भी कोरिलेट किया जाता है, जो रीसेंट स्टडीज़ आई हैं उसमें। तो उसमें क्या है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो वेट गेन हो गया, चेहरे पे बाल ज़्यादा हो गए, बॉडी पे हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो गई, जो सर के बाल हैं गिरना शुरू हो गए, थिनिंग ऑफ हेयर्स हो गई, एक्नी हो गया, ये सारी चीज़ें। फिर मैं वही बात उसी तरफ आऊँगी कि पहले कॉज रूल आउट करें। पेशेंट आए ना, उसको कुछ बेसिक टेस्ट लिख के दें, उसमें फीमेल्स में थायराइड भी डिस्टर्ब हो तब भी सारी चीज़ें होती हैं, उसे टेस्ट लिख के दें, उसे कहें रेडियोलॉजिस्ट से जाके एक अच्छी क्वालिटी का स्कैन करा के आए, रूल आउट करें पहले रीज़न। बिल्कुल ये वो जैसे कहते हैं ना जवानी के दाने, वो वाला काम ना करें प्लीज़। अब रीज़न्स रूल आउट करने वाला टाइम है। इस टाइम मैं ये कहती हूँ इस मुल्क में वो बंदा ब्लेस्ड है जो सही डायग्नोज्ड हो जाए, बाकी तो बातें बाद की हैं। तो ये पैथोलॉजिस्ट, आपको लगता है कि आपको अपना पैथोलॉजी का टेस्ट कराना चाहिए कि बैक्टीरियल है या क्या है, वायरल? हाँ होते हैं, लेकिन वो बहुत आगे वाली स्टेज पे जाके जब वो क्योर ना हो रहे हो। अब तो मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे प्रोसीजर्स ऐसे आ गए हैं कि एक आध सिटिंग लें आप तो ख़त्म। अच्छा मैम, कमिंग बैक टू एक्सोसोम्स, आपने कहा है ये बड़े इफेक्टिव होते हैं एक्सोसोम्स,
तो एक्सोसोम्स क्या आपकी ये आपको बचा सकते हैं कि आपको ये हेयर ट्रांसप्लांट ना करवाना पड़े? बिल्कुल, बहुत अच्छी क्वालिटी के अगर आप यूज़ करते हैं तो आपने मेरी हेयर लाइन देखी है तो हाँ, बहुत लेकिन ही इसमें ज़्यादा एज बहुत मैटर कर रही होती है क्योंकि 20 इयर्स के बाद 1 ग्राम ऑफ कोलेजन बॉडी से हर साल लूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड एजिंग। और कोलेजन बेसिक यूनिट है हमारे बालों का और स्किन का। So if I'm 34 तो मुझे मेरा ख्याल कि वो मैं देख लूँगी और उसमें थोड़ा सा वही बात है कि आपके टेस्ट वगैरह करा लिए जाएंगे तो उसमें हमें समझ आ जाएगी कि वेयर आप किस ब्रैकेट में स्टैंड कर रहे हैं। तो मैं कभी भी 34 में आपको नहीं कहूँगी कि गो फॉर ट्रांसप्लांट, मैं एक एफर्ट ज़रूर करना चाहूँगी, उसके बाद देखेंगे। कमिंग बैक टू कि ये बहुत कॉमन मसला है हमारी हेयर लाइन का, लेकिन एक्सोसोम ट्रीटमेंट इस वक्त बहुत महंगा भी है। कोई और ऐसे हल हैं, कोई ऐसी अद्वियात हैं? जैसे अभी वो एक मेरा ख्याल है वो सीरम है, वो बड़ा मशहूर है, मिनॉक्सिडिल बहुत मशहूर है। तो मिनॉक्सिडिल के फ़ायदे होते हैं? बिल्कुल है, मिनॉक्सिडिल टैबलेट्स में भी आ गई है काफ़ी अरसे से अब तो, लेकिन वही बात है कि उसे आप हर पेशेंट को यूज़ नहीं करा सकते और नहीं कराना चाहिए। पहले आप उसकी मतलब बॉडी प्रोफाइल जो है वो देखें, उसके बाद उसे एडवाइस करें, क्योंकि मिनॉक्सिडिल ओरल के रिजल्ट्स नो डाउट बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये है कि वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग थी पहले, तो बिल्कुल ब्लाइंडली ना प्रिस्क्राइब करें, हैव सम टेस्ट। मतलब आई बिलीव कि प्रॉपर होमवर्क करके फिर आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब करें, क्योंकि ज़िंदगी सबसे कीमती है। आपको ज़रा वो स्लो कर देती है, जिसकी वजह से आपका जिस्म जो है वो आसानी से रीस्टार्ट हो पाता है, शायद इसको ऐसे बात नहीं एंटी हाइपरटेंसिव पहले मतलब जो पहला यूज़ था वो उसका यही था। अब उसे हेयर ग्रोथ, क्योंकि जब ये भी उसका साइड इफेक्ट है, जैसे ग्लूटाथियान का साइड इफेक्ट वाइटनिंग है। ठीक। अच्छा, अब ये ख़वातीन में आजकल जो है, क्योंकि फास्ट फूड और उनकी खुराक बहुत ज़्यादा ऐसी है, बाल बहुत ज़्यादा निकल आते हैं चेहरे पे, और ये उनका बड़ा बेसिक सा मसला है बालों का। सो इसके लिए क्या करें? अपनी हैबिट्स सबसे पहले दुरुस्त करें। बिल्कुल वही बात है, पीसीओएस की बहुत बड़ी सिम्टम है, ठीक है। बिल्कुल ठीक। थायराइड इरेगुलर है तब भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादा पीसीओएस की वजह से, ओबेसिटी से, ठीक है। वेट कंट्रोल करें, जंक फूड ना खाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल, और वही बात है कि आप हार्मोनली अगर फिट हैं तो फिर चीज़ें नहीं होती। डिस्क्राइब करें कि जंक फूड कहते किसे हैं? आजकल तो ये जो ग्लूटेन है ये भी जंक फूड में ही आ जाता है। जंक फूड की डेफिनेशन बड़ी ब्रॉड हो गई है। एग्जैक्टली मतलब जिसको हम कहते हैं कि प्रिजर्वेटिव फूड जो है ज़्यादातर वो फ्रोज़न भी नहीं कह सकते, प्रिजर्व तो वही होते हैं। नहीं, जैसे बाहर अब जैसे पिज़्ज़ा या बर्गर है इनकी, या पास्ताज हैं इनकी, वो आती हैं बाहर से, इंपोर्ट की जाती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ, क्या उसको डोज होती हैं। हाँ, डोज भी नहीं कह सकते उनमें, मतलब अब मुझे लफ्ज़ भूल गया बीच में है, कोई नहीं। ये जो इनके वो नहीं होते सॉसेजेस, ठीक है, वो अब उसमें वो क्या कर रहे हैं, वो दाल ऐसी चीज़ें, दे आर नॉट वर्किंग ऑन द टेस्ट, दे आर वर्किंग ऑन टेस्ट बड्स। आप देखें, हम एक दफ़ा मैकडोनल्ड या KFC खा लेना, फिर डेली दिल करता है वो क्रेव। हाँ, साइकेट्रिकली जो है वो ट्रीट कर रहे हैं आवाम को, और हम हो रहे हैं। अच्छा, एक क्योंकि ख़ासकर हमारी हेल्थ के साथ हमारी स्किन का बहुत ज़्यादा वो ताल्लुक़ है। एक थ्योरी पहले ज़माने में समझी जाती थी कि अगर आप सुबह का नाश्ता नहीं करते तो आपकी हेल्थ बहुत मुतासर रहती है, यानी कि बहुत सारे लोग कहते थे कि ये सुबह का नाश्ता बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या आपके ख्याल में आपको पहला ब्रेकफास्ट करके आना चाहिए? जी, कुछ चीज़ें ना सुन्नत रसूल हैं और वो कभी गलत नहीं हो सकती, तो नाश्ता अच्छे तरीके से करें दोपहर को। वो सुबह 5 बजे है, अगर आजकल आप सुबह 5 बजे खा लें तो फिर सारा दिन आपको एसिडिटी रहती है, इसलिए कि हम वॉक नहीं करते, हम खा के सो जाते हैं, और वो तो खा के सोए ना। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब हम नाश्ता नहीं करते ना, या खाना नहीं खाते, तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट और स्लो हो जाता है, तो लोग ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं। जो जिनको लग रहा होता है कि मैं नाश्ता नहीं करूँगी तो, या नहीं करूँगा तो मैं इससे वेट लूज़ होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर वेट रिड्यूस करना है तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ जो वो है कि आप शाम को 6 बजे के बाद कुछ ना खाएं, जो खाना है उससे पहले खा लें। अच्छा, वैसे हमारी जो रूटीन है 6 बजे के बाद तो क्रेविंग शुरू होती है हमारी, क्योंकि हमारा पूरा साइकिल जो है, स्लीप साइकिल, हार्मोनल साइकिल, वो डिस्टर्ब है। और रात को देखिए 11 बजे के बाद जो क्रेविंग शुरू होती है ना, वो हर 5 मिनट बाद होती है। आपको मतलब फुलनेस का एहसास ही नहीं रहता। अच्छा मैम, एक
टर्म है डीप स्लीप, जो कहते हैं बड़ी ज़रूरी है, जो शायद आप कह रही हैं कि 9 बजे के बाद का जो वो टाइम है, ये डीप स्लीप साइकिल क्या होता है? कि आप नेचुरली जो है जिस टाइम बॉडी मेलेटोनिन रिलीज़ करती है उस टाइम आप अपनी नींद कि उसमें मतलब एनवायरनमेंट बना लें और आपका एक टाइम हो, आपने फिर सोना हाँ सोना ही सोना है। और 8 घंटे बाद, क्योंकि 5 घंटे में वो सारी बॉडी जो है, ब्रेन जो है वो एक्स्ट्रा मेमोरी जो एक्स्ट्रा चीज़ें दिन की जमा होती हैं उसे डिलीट करता है, बॉडी रिलैक्स करती है, फिर वो उस मोड में जाती है। अब देखिए ना, ख्वाब कभी भी जैसे हम नींद में जाते हैं फ़ौरन ख्वाब नहीं आते, ख्वाब आते हैं नींद के आखिरी हिस्से में। जिस हिस्से में ख्वाब आते हैं वो हमारी डीप स्लीप है, वो डीप स्लीप है और वो ज़रूरी है। अच्छा मैम, अब सबसे और एक बड़ा अहम मसला खासकर स्किन का वो है डैंड्रफ। ये जो वाइट फ्लैक्स होते हैं आपके हर जगह, ये बेसिकली डैंड्रफ आपकी स्किन पे हो, मतलब आपके बालों में डैंड्रफ आता क्यों है, और बहुत ज़्यादा डैंड्रफ आपके बालों से ही झड़ता है? इसकी 2-3 रीजंस हैं। मैंने बहुत करीब से देखा पेशेंट्स को जिनका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है। अब स्लीप पैटर्न में बार बार क्यों कह रही हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया में स्लीप क्लिनिक्स काम कर रहे हैं जिन लोगों को नींद नहीं आती और ये सारे इश्यूज़ हैं, क्योंकि सारी चीज़ें रिलेट करती हैं। हमारा पूरा बॉडी ना, हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी ऑनेस्ट। तो जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है, डैंड्रफ है क्या, फंगस, तो हमें काई लग जाती है और हम इस चीज़ को सोचते ही नहीं है। बहुत सारी फीमेल पेशेंट्स डैंड्रफ इज फंगस। अच्छा, मुझे लगता और था कुछ कि डर्मेटाइटिस स्किन पील होती रहती है डिहाइड्रेट होने की वजह से। आप देखिए फ्लेयर्स उतर रहे होते हैं, और आप देखिए बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जो मेरे पास आती हैं, एक्नी का ट्रीटमेंट ले रही हैं, इतने सालों से नहीं ठीक है, और मेरा पहला क्वेश्चन क्या होता है, बालों में डैंड्रफ है? हाँ, ये तो किसी ने पूछा ही नहीं। वो डैंड्रफ फेस पे गिरती है तो वो एक्नी कॉज कर देती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी है कि प्लीज़ जिन बच्चियों को एक्नी है, मेल्स फीमेल्स दोनों को, वो ये ज़रूर रूल आउट करें कि बालों में डैंड्रफ है या नहीं है। अच्छा मैम, एक और बात, ही एक्नी और पिंपल्स, बहुत सारे बच्चियां जो होते हैं उसको वो छीलना शुरू कर देते हैं और फिर उधर गड्ढे पड़ जाते हैं। क्या आपको ये पिंपल्स को छीलना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। एक तो आप जब छीलते हैं तो आपके नेल्स में जितने भी बैक्टीरिया हैं या जर्म्स हैं सारे वो चले जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, वहाँ से जो फ्लूइड निकलेगा कंटामिनेटेड, वो जहाँ जहाँ लगेगा वहाँ दोबारा से एक्ने होगा। तो इसलिए इस चीज़ को बहुत मैक्सिमम हद तक अवॉइड करना चाहिए। और क्या तरीका है अगर आपको एक्ने हो जाए तो मतलब उसके ऊपर दवाई लगाएं और उसको? मेडिसिन्स भी हैं, बहुत सारी क्रीम्स भी हैं अच्छी, वो लगा लें, एक्ने रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात है कि अगर ज़्यादा हो रहा है तो फिर आप उसको कॉज को ज़रूर पहले रूल आउट करें किसी भी ट्रीटमेंट की तरफ जाने से पहले। अच्छा मैम, आजकल क्योंकि आजकल खूबसूरत और जवान तो हर किसी को दिखना है। पहले एक ट्रेंड आया था, अब थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, जो अपना वो पील ऑफ करवाते हैं, मास्क लगाते हैं, देन वो पील ऑफ करते हैं। आपने वो देखा होगा कि वो कोई मास्क होता है, वो आपकी स्किन के साथ चिपक जाता है, देन फिर उसको वो चेहरे से जैसे वैक्स होती है। हाँ, वैक्स टाइप। हाँ, ये क्या चीज़, ये ठीक है ऐसा? ये डिपेंड कर रहा होता है। कुछ तो मेडिकेटेड मास्क में बहुत, मैंने नहीं देखा कोई ऐसा मास्क अभी तक, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो वैक्सिंग की तरफ ही आ जाते हैं, वैक्स की तरह जो पील ऑफ हो रहा है, वो आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी है ना, उसको डिस्टर्ब कर देता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? मतलब स्किन जल्दी लटक जाती है, स्किन लटक जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं। मतलब आपने शायद बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि बहुत कुछ जो आपके बार्बर हैं वो कुछ एक अपनी तरफ से टेक्निक लगाने के लिए वो आपके नाक में वैक्स डालते हैं और उसको खींच देते हैं। तो आप मतलब ये मैंने पढ़ा था कि इवन आपके जो बाल हैं ये आपको किस जर्म्स और बैक्टीरिया से बचाते हैं, फिल्टर करते हैं, डेफिनेटली। तो अगर आप ये खिंचवा देते हैं तो ये, मैं तो ये कहती हूँ कि अब तो लेज़र्स ऐसी आ गई हैं जो सिर्फ आगे वाले जो बुरे लग रहे होते हैं, बेसिकली हमारा तो कंसर्न यहाँ तो ब्यूटी है, ठीक है, उसको आप बर्न कर सकते हैं, आप परमानेंटली, हाँ परमानेंटली हो जाते हैं। और बाकी ये कि पूरा अंदर से कभी नहीं निकालना चाहिए, वो लंग्स के लिए एक फ़िल्टर अल्लाह ताला ने लगाया, उसको कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अच्छा मैम, ये जो खासकर एस्थेटिक्स में ये जो पीलिंग होती है जी, ये क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स हैं, ठीक है। और कहते हैं कि बेबी स्किन के लिए ऊपर वाली स्किन जो आपकी डेड स्किन लेकिन वो ये है ना कि वो नेचुरली आपकी स्किन को वो ऐसे केमिकल्स होते हैं कि वो स्किन के बैरियर को नेचुरली जो है वो
करेक्ट करने की, मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, जो कि डिस्टर्ब हुआ होता है, जिसकी वजह से स्किन रफ लग रही होती है। मतलब डेड स्किन आपकी पील ऑफ हो जाती है, वो ये काम नहीं करते कि आपकी नेचुरल स्किन को उतार दें, जिसे हम क्रीम्स वाली जो स्किन है वो उतार देती है। अच्छा मैम, ये सबसे ज़्यादा जो स्किन टाइटनिंग है, ये ठीक चीज़ है, करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, इसके बारे में? पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि अगर जिसको ज़रूरत है वो कराए, बिला ज़रूरत चीज़ों को कभी नहीं छेड़ना चाहिए, ओवरडू कभी नहीं करना चाहिए। जिन रिंकल्ड स्किन है तो वो अगर थोड़ा खूबसूरत लगने के लिए अगर खिंचवा लेते हैं स्किन अपनी, उनके लिए देखिए रिंकल्स भी किसी बहुत तरह के, कुछ के मिनिमल होते हैं, कुछ के मैक्सिमम होते हैं, तो वो पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहा होता है कि किसी को आप फिलर लगा रहे हैं, किसी को आप लेज़र कर रहे हैं, किसी को आप थ्रेड डाल रहे हैं, किसी को आप हाइफो कर देते हैं, इस तरह। अच्छा मैम, जो मतलब हमारे अब जो एक्टर देख रहे हैं, जिनको जो हम 90s 80s से देखते आ रहे हैं, उनमें से आपको ऐसे लगता है कि कितने सारे लोग अपनी स्किन टाइटनिंग करवाते हैं? बहुत सारे करवाते होंगे ऑलमोस्ट। आप बॉलीवुड के एक्टर्स देखें, शाहरुख खान को देख लें या किसी को भी देख लें, वो सब लोग करा रहे हैं। और मतलब क्या ये ठीक है या नहीं है आपको करवाना? एक हद तक ठीक है, अगर आप ओवरडू करेंगे तो वो डमी फेस हो जाएगा, आप एक्सप्रेशन लेस हो जाएंगे, तो उससे बचना चाहिए हमेशा। तो ये जो हाइड्रोफेशियल है आजकल ये बड़ा ट्रेंड कर रहा है, ये क्या होता है और इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं? अच्छी क्वालिटी का, अच्छे सीरम्स के साथ, अच्छे कंसल्टेंट के साथ, अच्छी मशीन के साथ कराते हैं तो इसके कोई नुकसान नहीं है। उल्टा ही आपकी स्किन को क्लीन करता है, हाइड्रेट करता है, एक्सफोलिएट कर देता है, ठीक है, और आपकी स्किन हाइड्रेट और प्लम्पी लगती है, स्मूथ लगती है, ठीक है। और ये इसकी करवाने के सच कोई नुकसान नहीं है। हाँ, आप सैलून्स को मैं बुरा नहीं कहती, लेकिन जाके वहाँ पे वो पहले स्किन पॉलिश कर देते हैं, फिर ऊपर से 2 टूल्स फेरे और जी हाइड्रा हो गया। हाइड्रा इस तरह नहीं है, हाइड्रा बेसिकली है स्किन ट्रीटमेंट। इट्स अ स्किन ट्रीटमेंट और आपको किसी प्रोफेशनल हाँ, से ही ऑथेंटिक करना बंदे चाहिए। से कराना। अगर ये मिसट्रीट हो तो नुकसान क्या हैं? एक्नी स्टरीलाइजेशन का लोग ख्याल नहीं करते, जब सक्शन करते हैं वो एक एक्नी वाले को लगाया और दूसरे को लगा दी और फिर आप एक्नी का शिकार हो जाते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू आपके टाइम देने का, और हमारे लिए तो ये काफ़ी प्रोग्रेसिव किस्म का इंटरव्यू था। उम्मीद है कि लोग भी इसको सुनेंगे और कुछ सीखेंगे और अपनी ज़िंदगी और लाइफस्टाइल में खासकर चेंज लेके आएंगे। इंशाल्लाह हम आपसे एक दफ़ा फिर इसी मौजू के ऊपर हम आपकी रहनुमाई लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।